तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौरव बेनीमाल ब्लॉग पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट टू है, मुझे इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि जो मेरी वीडियो थी वो बहुत लेंथी हो गई थी। तो मैंने इस वाली वीडियो को दो पार्ट्स में कट किया है, पार्ट वन और पार्ट टू। तो जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है, तो गाइज़ अगर आपको पूरी मेरी जो जर्नी है वो अगर देखनी है कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें एंड देन फिर आप ये वाला सेकंड पार्ट देखें। तो आपको पूरी जितनी भी जर्नी रही है मेरी वो समझ में बहुत अच्छे से आएगी। तो फिर चलते हैं आगे और देखते हैं फिर मेरे साथ आगे और क्या क्या हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप अपना डोनर जो है वो आप ढूंढ लो। एंड देन उन्होंने एक बात और बोली थी कि आप ट्राई करना कि आपके जो डोनर होंगे वो आपकी फैमिली में होने चाहिए, या तो मम्मी या तो पापा, क्योंकि आपके जीन्स उनसे मैच करते हैं। अगर उनकी किडनी आपको फिट होती है तो वो ज़्यादा बेटर रहती है, हम बाहर की नहीं इतना ज़्यादा प्रेफर करते। तो दोस्तों, आई एम वेरी ब्लेस्ड। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ये सुन के ही तैयार थे जब उनको पता चला कि मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया है किडनी देने के लिए। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी कि एक टाइम भी ऐसा नहीं आया था कि मतलब उन्होंने बोला हो कि नहीं हम नहीं देंगे, या कोई ऐसी बात होगी हो फैमिली में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों तैयार हैं। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हम दोबारा हॉस्पिटल जा चुके थे और मैंने डॉक्टर से अपने पेरेंट्स को मिलवा दिया था। अब होता क्या है कि जो मेरी मम्मी है वो थोड़ी सी फैटी है। तो डॉक्टर ने बोला कि इनमें वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इनकी किडनी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर का मानना ये होता है कि हम जिससे किडनी ले रहे हैं तो उनका भी जीना बहुत डिजर्व करता है। मतलब ये नहीं कि हमने उनसे किडनी ले ली, आपको लगा दी और उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मी काफ़ी फैटी हैं तो हम इनसे नहीं किडनी लेना चाहते क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, मेरे पापा काफ़ी फिट हैं और डॉक्टर ने सीधा मेरे पापा को सजेस्ट करा कि आपके पापा फिट हैं और आप अपने और अपने पापा के टेस्ट स्टार्ट कर दो। दोस्तों, मतलब ये टाइम मेरी लाइफ में ऐसा था कि मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है यार ऐसे। और मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा नम था कि ऐसा दिन कभी हमने सोचा भी नहीं था। और इवन मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने पापा को कि उन्होंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे मतलब सारे टेस्ट जिस तरीके से करवाए थे उन दिनों, क्योंकि मैं भी मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इतना इतना ज़्यादा मतलब था ना कि मैं आपको वो मेरे पास वर्ड ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ। क्योंकि पापा के साथ ऐसे ऐसे टेस्ट होते थे कि मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता था कि यार मतलब ये टाइम कैसा आ गया हमारी लाइफ में ना। पापा ऐसी ऐसी मशीनों पे जाते थे और जब बाहर आते थे तो बोलते थे कि मेरे को चक्कर आ रहा है, मेरे को ये हो रहा है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत अजीब लगती थी कि यार मेरी वजह से क्या सब हो रहा है। बट कोई नहीं, वो सब ऊपर वाले का लिखा होता है गाइस, जो लिखा था किस्मत में वो तो होना ही है। बट माई फादर इज़ वेरी स्ट्रांग। उन्होंने हर एक टेस्ट हर एक मतलब हर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली उन्होंने करा और मेरे को कभी भी ऐसा होने एहसास नहीं दिया कि तेरी वजह से मैं सब ये फेस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सबसे एक बहुत अच्छी बात थी और मेरे लिए सबसे पॉजिटिव यही था कि उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दी। तो फिर फाइनली टाइम आता है कि मेरे और मेरे पापा के सारे रिपोर्ट्स और सारे टेस्ट बिल्कुल ओके थे। इवन जो उनकी किडनी थी वो भी बहुत अच्छी थी। और डॉक्टर ने मतलब बोला कि हाँ ठीक है, आपके पापा की किडनी बिल्कुल बेस्ट है और आपको सूट भी कर जाएगी। डोंट वरी, हम आपके पापा की किडनी आपको ज़रूर लगाएंगे। तो फिर दोस्तों, टाइम धीरे धीरे बढ़ता रहा और फिर होता क्या है कि अचानक से फरवरी मंथ में मैं एक बार हॉस्पिटल गया। जस्ट नॉर्मली मैं और कुक्कू गए थे। तो हॉस्पिटल जाने के बाद ना दोस्तों, मैंने वहाँ पर फील करा कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा वॉमिट स्टार्ट हो गई थी। और जो कि हम नॉर्मल एक टेस्ट के लिए गए हुए थे। जब मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिट स्टार्ट हुई तो और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे थे। इवन मेरी बॉडी बहुत कांप रही थी, बहुत वीकनेस हो रही थी और मेरे को जो वॉमिट हो गई थी वो बहुत ज़्यादा बार हो गई थी। तो फिर मेरे को कुक्कू ने बोला कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, अब हम हॉस्पिटल में तो हम डॉक्टर को दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, फिर मैं तुरंत ही हमने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली। हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर ने हमको सजेस्ट करा कि देखो अभी आपका जो ट्रांसप्लांट का जो टाइम है वो थोड़ा सा आगे है, उससे पहले कि आपकी चीज़ें ना बिगड़ें। क्योंकि गाइज अगर हम थोड़ी भी देर करते हैं या कुछ भी हम टाइम बढ़ाते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे कि हमारे लंग्स में पानी आ जाता है, ओके, हमारे पेट पे पानी आ जाता है और हार्ट अटैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए मुझे मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट करा कि आप कुछ टाइम के लिए डायलिसिस स्टार्ट कर दो। ओके, तो जिस चीज़ से हम लोग काफ़ी भाग रहे थे कि हम लोग ना करवाएं डायलिसिस, ना करवाएं ना करवाएं, तो हमें फाइनली उसको फेस करना पड़ा और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, ताकि मेरी बाकी चीज़ें ना बिगड़ें। इससे बढ़िया कि हम चलो करवा लेते हैं। तो फिर कुक्कू और मेरा फैसला ये था कि ओके, हम लोग रेडी है फिर डायलिसिस के लिए। तो दोस्तों फिर डायलिसिस का प्रोसेस था, तो बेस्ट ये था कि चलो मेरे डॉक्टर ने मुझे फिस्टुला के लिए मना कर दिया था कि कोई बात नहीं, आप फिस्टुला मत बनवाओ, और हम भी रेडी नहीं थे फिस्टुला के लिए। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आपकी जो क्या बोलते हैं ट्रांसप्लांट की जो डेट है हम वो जल्दी रखते हैं, इतने में आप एक काम करो, अपने गले से कैथेटर डलवा करके वहाँ से डायलिसिस करवा लो। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो फिर यहाँ से उन्होंने मेरे को कैथेटर डाला, एंड देन मेरी यहाँ से डायलिसिस उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो डायलिसिस पे होता क्या था बेसिकली, जो मेरी बॉडी का जो बेकार खून था वो बाहर निकाल करके उसको फिल्टर करके बॉडी में, एक तरीके से मेरा ही ब्लड को फिल्टर करके दोबारा मेरी बॉडी में डाला जाता था। दोस्तों उस टाइम पर मेरी बॉडी में जो एक तरीके से मतलब बेकार फ्लड होता है, लाइक बेकार पानी निकालते थे वो, जो कि मेरी किडनी फिल्टर नहीं कर पाती थी यूरिन के थ्रू, तो वो मशीन के थ्रू निकलता था। जिन्हों को डायलिसिस अगर होती होगी वो इसका प्रोसेस बहुत अच्छे से जानते होंगे, और जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली आपकी बॉडी में जो गंदा पानी होता है उसको बाहर निकाला जाता है, और गंदी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलती हैं। तो दोस्तों उन दिनों में ना मेरा थोड़ा सा वेट हल्का सा पुट ऑन होने लगा था, जो कि मेरा 57 से बढ़ता रहा था, और वो 60 और 61 तक पहुंच चुका था। तो मेरे को लगा शायद मेरी बॉडी अब ठीक से काम कर रही है, मेरी रिकवरी हो रही है, बट वो नहीं था। चीज़ कुछ उल्टी थी कि मेरे स्टमक पे पानी आ चुका था, जो कि मुझे नहीं पता चल रहा था। एंड देन वो फिर डॉक्टरों ने मेडिसिन के थ्रू उसको निकाला। दोस्तों फिर ये डायलिसिस का टाइम था बहुत बेकार। एंड देन डायलिसिस करते करते मेरे को डॉक्टरों ने मेरी ट्रांसप्लांट की डेट मुझे दे दी थी, जो कि थी 26 मार्च 2025। तो दोस्तों जैसी ये डेट मुझे मिलती है, उसके दो तीन दिन पहले मुझे डॉक्टर ने बुलाया हॉस्पिटल, और मुझे एक मेडिसिन दी कि आपको ये वाली मेडिसिन खानी है। बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होती है वो। तो वो दोस्तों इसलिए दी जाती है कि ताकि जो भी ऑर्गन आपकी बॉडी में लगने वाला है उसके जो सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाए, और जो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं वो उसको रिजेक्ट ना करें। तो इसलिए वो मेडिसिन दी जाती है। तो बस फिर मैंने वो 2 दिन पहले मेडिसिन मॉर्निंग में खाई, उसका एक टाइम होता है। तो जब मैंने वो मॉर्निंग में खाई और वो खाने के बाद दोस्तों मुझे बहुत ही तेज़ फीवर स्टार्ट हो गया, जो कि मेरे को पूरे दिन मेरे को फीवर रहा। मुझे लगता था कि शायद अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। तो हमने अपने डॉक्टर से बात भी करी कॉल पे, उन्होंने मुझे पीसीएम खाने के लिए बोला। तो मैंने पीसीएम भी खाई, बट मेरा फीवर नहीं उतरा। ओके, फिर शाम का टाइम हो गया, नहीं उतरा मेरा फीवर। हम हमारे डॉक्टर ने हमें बोला कि आप एक काम करो, सीधा आप हॉस्पिटल आ जाओ। तो फिर हम उसी टाइम रात को हॉस्पिटल चले गए, एंड देन वहाँ पे जा करके उन्होंने मेरे को डायरेक्ट एडमिट कर लिया। ओके दोस्तों, फिर जो कि मेरी डेट थी 26 मार्च, और उन दिनों मैं सीधा एडमिट हो चुका था हॉस्पिटल में उससे 2 दिन पहले। तो फिर होता क्या है कि उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, डेंगू, मलेरिया वगैरह वगैरह, बहुत सारे टेस्ट हुए। और उन टेस्ट के लिए ही मुझे हॉस्पिटल में 20 दिन रुकना पड़ा। तो दोस्तों बहुत बेकार टाइम था। मतलब वो बोलते हैं ना कि एक किसी ऐसे सफ़र पे निकले हो कि चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट नहीं, ऐसा ब्रेकर बीच में आ गया था कि हम उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे थे। तो हम काफ़ी उन दिनों काफ़ी परेशान थे कि यार पता नहीं क्या हो गया, हम ट्रांसप्लांट के लिए आए थे बट हम ये चीज़ फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दोस्तों कि डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा था कि बेसिकली ये हुआ क्या है, ये फीवर क्यों आ रहा है। तो उन्होंने भी बहुत सारे टेस्ट करे, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी। एंड देन होता क्या है, एंड में जाकर के फिर डॉक्टरों ने मेरे को एक टेस्ट है वो बोला कि आप ये वाला टेस्ट आपका हम करते हैं, जो कि था पेट स्कैन पूरी बॉडी का। दोस्तों उन्होंने मेरा पूरा पेट स्कैन किया। तो पेट स्कैन में जाके पता लगता है कि मेरे लंग्स में कुछ इन्फेक्शन था, और उसकी वजह से मुझे टीबी हो चुकी थी, जो कि नॉर्मल है, एक किडनी पेशेंट को हो जाती है। ऐसा कोई घबराने वाली बात थी नहीं, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये कोई नया नहीं है, या आपके साथ कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसा ये नॉर्मल है और किडनी पेशेंट को हो जाती है, तो आप बिल्कुल मत घबराना। ओके ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को मेरी टीबी की मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर दी थी, और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसको खाओ अभी, और जब आपके 6th वीक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम आपका ट्रांसप्लांट करेंगे, क्योंकि आपको 6 हफ्ते तक ये दवाई खानी होगी।
तो फिर वही था, मैंने वो 6 हफ्ते तक पूरी दवाइयाँ खाई। एंड देन मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब वो 6 हफ्ते पूरे हों। और उन दिनों दोस्तों मेरी डायलिसिस भी चल रही थी कंटिन्यू, क्योंकि ऑब्वियसली फिर मुझे डायलिसिस तो करवानी थी। तो बस फिर यही था, डायलिसिस करवाओ, घर आओ, और पूरी बॉडी थकी हुई रहती थी। तो फिर जैसे ही वो 6 वीक कंप्लीट होने वाले थे, और डॉक्टर ने मुझे टाइम दिया मेरे ट्रांसप्लांट का, जो कि टाइम था 11 जून। दोस्तों हम बहुत एक्साइटेड थे, और मैं बस भगवान से यही हाथ जोड़ता था कि बस भगवान अब कोई प्रॉब्लम ना आए, अब कुछ ना हो, और ये जो डेट है बस इसी डेट पे सर्जरी हो जाए। और इवन मेरे पापा मेरे को बहुत समझाते थे, और कुक्कू मेरे को बहुत समझाती थी, मेरे फैमिली वाले, मम्मी पापा भाई बहन, सब लोग काफ़ी बोला करते थे कि कोई बात नहीं, इस बार सब ठीक होगा, और बस भगवान के हाथ जोड़ो, महादेव के हाथ जोड़ो। तो बस दोस्तों जैसे ही वो टाइम आने लगा पास में, हम बहुत एक्साइटेड भी थे कि चलो यार इस सारी प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलेगा, और काफ़ी डरे हुए भी थे, क्योंकि पूरी फैमिली में मतलब ऐसी चीज़ पहली बार होने के लिए जा रही थी। हम लोग बिल्कुल नहीं थे, कभी हमने सोचा भी नहीं था। तो फिर जैसे ही 8 जून आती है, तो वही सेम प्रोसेस, डॉक्टर ने फिर से हमें बुलाया, और फिर से वो मेडिसिन दी मुझे खाने के लिए। बट इस बार अच्छी बात ये थी कि उस मेडिसिन से मुझे कुछ नहीं हुआ था, और सब कुछ ठीक था। तो डॉक्टर ने मुझे 10 जून को मुझे और पापा को एडमिट कर लिया था। मैं अपने आरटी रूम में था, और पापा नॉर्मल वार्ड में थे। तो दोस्तों बस फिर आता है वो दिन जिसका हमें बहुत इंतज़ार था, 11 जून। तो बस मैं सुबह उठा, मैंने महादेव का नाम लिया कि बस आज का ये दिन है, और ये दिन बस मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन बना देना कि मैं उसको ज़िंदगी भर याद रखूं, और बस सब ठीक होना चाहिए। मतलब मेरे माइंड में ये था कि दोस्तों मतलब मुझे कुछ हो, मैं झेल लूँगा, कोई बात नहीं, बट मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए था। मैं बस भगवान से यही दुआ करता था, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मुझे थी, चलो तो मैं एक बार को फेस भी कर लूँगा कि चलो यार मेरे को प्रॉब्लम थी, मेरे को कुछ भी हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट पापा का इसमें कोई कसूर नहीं था। तो मैं हमेशा बस यही भगवान से दुआ करता था कि पापा को कुछ ना हो, बस बस वो ठीक हो जाए और वो ठीक से आ जाए, बस मैं यही ऊपर वाले से मांगता था। तो ठीक है, फिर उसके बाद होता यह है कि सुबह 8:30 बजे पापा को ओटी में लेके जाते हैं। एंड देन जो मेरा टाइम था वो 10 बजे का था। ओके, तो पापा जा चुके थे मुझसे पहले ही। एंड देन उसके बाद फिर मैं जाता हूँ, मेरी पूरी फैमिली वाले आरटी के बाहर खड़े होते। इवन मैं जाते जाते भी सबको यही बोल रहा था कि यार मतलब वो लोग काफ़ी ऐसे नम हो चुके थे, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थे, बट लेकिन मैंने सबको ये बोला कि यार देखो, तुम लोग मत रो बिल्कुल भी, और कुछ भी नहीं होने वाला, सब ठीक होगा, और मैं बिल्कुल ठीक होकर आऊँगा। ये मतलब मैं अपनी फैमिली वाले से बोल के निकला था, और घबराओ मत बस। मैं यूँ गया और यूँ आया। तो उसके बाद दोस्तों मैं जैसे ही ओटी के बाहर था, थोड़ा उन्होंने मुझे वेट करवाया, और मैं उस समय बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शायद मेरी कोई सर्जरी होने जा रही है इतनी बड़ी, क्योंकि मतलब इतनी अंदर पॉजिटिविटी थी ना उस टाइम पर कि नहीं यार सब ठीक होगा, मतलब इतनी लड़ाई लड़ी है तो यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो अब बस जीत के ही जाएंगे। तो बस फिर दोस्तों उसके बाद होता ये है, मुझे ओटी में लेकर गए। एंड देन उन्होंने मेरा एक हाथ यहाँ से बांधा, एक हाथ यहाँ से बांधा। एंड देन आई डोंट नो उन्होंने मुझे क्या दिया क्या नहीं दिया, उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं पता चला। और जो मेरी सर्जरी थी वो बहुत अच्छे से हो चुकी थी, और जो सर्जरी का टाइम था वो 5 घंटे था। 5 घंटे तक हमारी सर्जरी चली थी। एंड देन 5 घंटे बाद मुझे दोबारा से आईसीयू में भेज दिया गया था। ओके, जब मैं आईसीयू में गया था गाइज, तो आईसीयू में मुझे थोड़ा बहुत होश आ गया था, और मेरे को होश आते ही मेरे डॉक्टर ने मुझे, उनकी आवाज़ आई थी कि इनकी फैमिली वाले से इनको मिलने दो। दोस्तों उस समय अंदर जो थे, मेरी मम्मी थी और कुक्कू थी। तो मेरी मम्मी मेरे सामने थी, मतलब थोड़ा सा दूर थी, रूम में तो नहीं थी। तो मेरा सवाल बस एक ही था कि पापा ठीक है ना। मतलब मेरे को और कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे तो शायद पता ही लग गया था कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को होश आ चुका था, बट मेरे को पापा का बिल्कुल नहीं पता था। तो मैंने सबसे पहला वर्ड यही पूछा था अपनी मम्मी से कि मम्मी पापा ठीक है ना। मेरी मम्मी मुझे बोलते हैं कि हाँ पापा बिल्कुल ठीक है, और तू टेंशन मत ले। तो तब जाके मुझे थोड़ी बहुत राहत मिली कि चलो पापा ठीक है। बट गाइस उसके बाद भी मैं थोड़ा अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ऐसे टाइम पे कोई भी किसी भी पेशेंट को क्लियर बातें नहीं बताता है। तो मेरे अंदर एक वो क्यूरियोसिटी थी कि मैं जब तक ना देख लूँ पापा को, और जब तक मतलब उनसे वो दो बात ना कर लूँ, तो मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी।
तो मेरे अंदर यही था कि पापा ठीक है। मैं मतलब कोई नर्स भी आती थी या कोई डॉक्टर आता था, कोई भी मतलब मेरी फैमिली का भी आता था, मैं उनसे यही पूछता था कि पापा ठीक है ना, पापा ठीक है ना। वो सब मुझे ये बोलते थे कि हाँ पापा ठीक है, तू टेंशन मत ले, पापा ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों अंदर डर लगता था कि शायद ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, लोग झूठ तो नहीं बोल रहे। बट गाइस बेस्ट पार्ट ये था कि जिस आईसीयू में मैं था उसके जस्ट बगल वाले ही रूम में मेरे पापा थे। एंड पापा को एक दिन बाद मुझसे मिलवा दिया गया था व्हील चेयर पे ला करके। तो दोस्तों वो जो टाइम है मतलब मेरे ऐसे गूज़बम्प आ चुके हैं बताते बताते। मतलब वो जो टाइम है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने पापा के चेहरे पर एक हंसी देखी, और वो हंसी ये थी कि मतलब मेरे पापा ने अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा और छूटते ही मुझे बोल देता कि तू ठीक है ना। और जब मेरे पापा ने मुझे ऐसा बोला कि तू ठीक है, तो मतलब मेरा हौसला तो बहुत ज़्यादा डबल चुका था। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, बट वो टाइम था ही ऐसा कि मतलब पापा ने एकदम से आकर के अपना कुछ भी मतलब मुझे नहीं बताया कि मैंने क्या क्या फेस करा या मैंने क्या झेला। उन्होंने सीधा बोला कि तू ठीक है, सब बढ़िया हो गया, टेंशन मत ले। तो बस वही पावर मेरे अंदर आई। एंड देन मैंने बोला ठीक है पापा, आप ठीक हो? पापा ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों यही टाइम था बस, जिसमें कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद एक थोड़ी सी हमने जीत हासिल करी थी। और सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा का रहा। और बेसिकली मैं इसको बोलूँगा अ सक्सेस किडनी ट्रांसप्लांट। तो बस यही थी एक छोटी सी मेरी जर्नी जो मैंने आपके सामने बताई। और उसके बाद फिर नॉर्मल था, मैं अपने नॉर्मल वार्ड में चला गया था। 7 दिन आईसीयू में था। तो बस अब क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास बोलने के लिए। थोड़ा सा इमोशनल भी हो रहा हूँ वो टाइम को याद करके। तो दोस्तों बस जो भी इस वीडियो को देख रहा है या जिसने भी देखी है, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, बस आप उससे लड़ना ज़रूर, उससे बैकआउट कभी मत करना। आप लड़ोगे तो ज़रूर जीतोगे, और अगर खुद से हार जाओगे तो अपनी ज़िंदगी से हार जाओगे। इसलिए बस लड़ते रहो, और एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में और ये मेरी पूरी जर्नी में एक शख्स का हाथ मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ तो मतलब अगर वो ना होती तो शायद से मैं इतना इतना रिकवर में नहीं कर पाता, और इतने कम टाइम में मैं ठीक नहीं हो पाता। तो आपने नोटिस करा होगा मैं बीच में बार बार बोलता हूँ कि कुक्कू ने ये करा, और मैं और कुक्कू हॉस्पिटल गए। तो आप सब सोच रहे होंगे कि हु इज़ कुक्कू, कुक्कू कौन है? तो कुक्कू मेरी लाइफ का वो एक पार्ट है जिसने मुझको एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक दोबारा से मेरे को जीना सिखा दिया, और मेरी इस बीमारी से मुझे लड़ना सिखा दिया। क्योंकि दोस्तों अगर वो नहीं होती तो मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, अगर कोई आपके साथ ये बोलने वाला है ना कि तू बस चल और मैं तेरे साथ हूँ, तो एक वो बहुत बड़ी हिम्मत रहती है कि आप फिर हर लड़ाई लड़ सकते हो और सब कुछ हासिल कर सकते हो। तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा हाथ मेरे कुक्कू का है, जो कि मेरे लिए मेरी सब कुछ है, मतलब मेरी ज़िंदगी और मेरा प्यार, और मुझे बनाने वाली वही है। तो मैं उसको अपने तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आई थिंक थैंक यू वर्ड बहुत कम होगा, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तूने सब कुछ संभाला है, आगे भी संभालते रहना। बस और क्या ज़्यादा बोलूँ, शेर व शायरी मुझे आती नहीं। तो दोस्तों भी चलो मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ इधर ही। और जैसे कि आप सबको पता चल गई मेरी स्टोरी, और हो सकता है कि आपको अच्छी लगी होगी, और आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंस्पायर हुए होंगे। और अगर दोस्तों आपकी किसी फैमिली में या किसी भी मेंबर को या फिर किसी नोन पर्सन को या किसी दोस्त को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों बस उसका साथ आप अच्छे से देना, और उसको कभी डाउन मत होने देना बस आप। क्योंकि ऐसे टाइम पे ना यार, बस जिसको जितनी सपोर्ट मिलती है ना उतना वो स्ट्रांग होता है, उतना वो लड़ सकता है। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, बस उसके हर टाइम पे खड़े रहना। तो चलिए फिर चलता हूँ और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।